अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की 3 हिस्सों में तकसीम, फौज की तबाही और एटमी असासों से मुताल्लिक निजी टीवी चैनल को दिए गए मुतनाज़ बयान के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शदीद तनकीद की जद में हैं। उनके इस बयान को रियासत मुखालिफ बयानिया करार देकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान न्याजी ऐसे वक्त में मुल्क के खिलाफ धमकियां दे रहा है जब मैं तुर्की में मुआहिदों पर दस्तखत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सबूत की जरूरत थी तो इमरान न्याजी अवामी ओहदे के लिए नाहल है, तो उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू उसके लिए काफ़ी है। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को मुतनब्बे किया कि अपनी सियासत करे लेकिन हद से तजावुज़ और पाकिस्तान की तकसीम की बात करने की हिम्मत हरगिज़ ना करें। इससे पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने बयान में कह चुके हैं कि कोई भी पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये किसी पाकिस्तानी की नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़बान है। आसिफ जरदारी ने पीटीआई के सरबराह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ नहीं है, बहादुर बने और अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करना सीखें। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की ख्वाहिश इस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम और हमारी आने वाली नस्लें जिंदा है। जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर आई मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के इस बयान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 3 टुकड़ों वाला नजरिया आपको किसने दिया है? क्या यह नजरिया जैक गोल्डस्मिथ ने दिया है या इसराइल ने दिया है? इमरान खान पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज क्या कह रही थी, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, इमरान खान का दिमागी मुआयना करें। कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए, कभी आप ये कहते हैं आपके मुंह में खाक कि आप ये कहते हैं इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आजाद कराया था। आज आपने उन सब कुर्बानियों की तौहीन की है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ यही नहीं बल्कि सेनेट इजलास में भी इमरान खान के इस बयान को लेकर खासी गर्मा गर्मी देखी गई। जनाब इमरान खान साहब ने कल अपने बयान में ये फरमाया है, अस्करी इदारों ने, अदलिया ने, चलाने वाले इदारों ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पे कड़ी नजर ना रखी, को नजरअंदाज किया तो मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। आप इक़्तिदार जाने की वजह से अगर ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क के रहम कीजिए। ये मुल्क इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करके मुल्क में एक बेचैनी और अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। ये न कहें कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात कह दी है कि जो आपको समझ नहीं आ रही, उसने आपको मुतवज्जो किया है। अगर इसी तरह साजिश होगी, इसी तरह 2 दफा साइफर आएगा, एक दफा वजीर आजम इमरान खान थे, दूसरी दफा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों का नतीजा एक था। चेयरमैन ऑफ द पीटीआई अगर वो एक्सप्रेस करें, कोई उनका कोई और कर देता, हमें शायद दुख ना होता। उनकी तरफ से आना ये मुल्क के लिए खतरनाक है। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन पीटीआई से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क है तो सियासत है। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं होगी तो सबसे पहले जो हमारा चीज मुतासिर होगी वो हमारा डिफेंस होगा। ये कोई बात है इस पे इतना शोर मचाने की? ये तो सिंपल बात है कि मुल्क के फाइनेंशियल हालात इनके आने के साथ बिल्कुल डूब गए हैं। वो टूटते इस वजह से हैं कि उनकी इकोनॉमी को ये नया तरीका है। न सिर्फ गुज़श्ता रोज के इंटरव्यू में इमरान खान का हदफ तनकीद एस्टैब्लिशमेंट रही, बल्कि आज बिशाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इमरान खान ने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया। सिर्फ हमारा मुल्क जा रहा है विशाखम एस्टैब्लिशमेंट। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी। अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को दुरुस्त फैसले करने की तंबीह कर रहे हैं। उनकी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान फौज उठाएगी। मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा और एटमी असासे भी महफूज नहीं रहेंगे। सवाल यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का वो कौन सा फैसला है जो सही नहीं था। इसी बारे में इमरान खान ने दौरान इंटरव्यू 10 अप्रैल के वाक़े का हवाला दिया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि 10 अप्रैल को उन्हें वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला भिजवाना
एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर नाकामी का मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। उनकी नजर में ताकत का सरचश्मा एस्टैब्लिशमेंट है, हत्ता कि उनके अपने दौरे हुकूमत में इख्तियार उनके पास के फैसले कहीं और होते थे। एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक जो बयानियां इमरान खान आज दे रहे हैं, जिस बेसरोसामानी और मायूसी का इजहार वो आज कर रहे हैं, हुकूमत के दौरान उनका ये बयानिया इसके बिल्कुल बरक्स था। उस वक्त इमरान खान का बयानिया एस्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिक क्या था और अपने आप को कितना पावरफुल समझते थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। मैं अब प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। बयानात अपनी जगह पर, आज जो कुछ हो रहा है उस पर सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह कि क्या इमरान खान ये बयानात मायूसी में दे रहे हैं? क्या इमरान खान समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या यही वजह है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को निशाने पर रख लिया है? क्या इमरान खान खतरनाक हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक हो जाएंगे? क्या आने वाले दिनों में इदारों के साथ साथ शख्सियात भी उनके निशाने पर होंगी? और क्या यही वजह है कि आने वाले दिनों में अपने खिलाफ किसी भी मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने के लिए उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट से जमानत भी हासिल? इन्हीं तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, फौज सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगी, एटमी असासे गैर महफूज हैं, ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने फ्रस्ट्रेशन में दिया है या आप समझते हैं कि ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है? उनके बयान को कोई समझा नहीं है और उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। जब हमारे मुल्क के अंदर खलफशार होता है तो हमारे जो पाकिस्तान के दुश्मन है उसका फायदा उठाते हैं, और तारीख इस बात की गवाह है कि मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ। खलीज पैदा हुई, उसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाया और फिर जो कुछ है वो तारीख का हिस्सा है। आपने देखा बलूचिस्तान में जब नाराजगियां पैदा हुई तो उस शोरश को हवा देने के लिए, इंसर्जेंसी को हवा देने के लिए बैरूनी कुव्वतों ने अपना काम दिखाया। आपने देखा कि 70 की दहाई में एक पूरी पख्तूनिस्तान की मूवमेंट जो है उसको सपोर्ट किया गया, उसके बयानिया को फाइनेंस किया गया, और वो सारी तारीख आपके सामने। लेकिन कुरैशी साहब, कता कलामी के लिए माजरत, हालात को 70 की दहाई वाले नहीं है और आपके बयानात से उन्हीं के बयानिए को तकवीयत मिलेगी जो मुल्क में तफरका फैलाना चाहते हैं। हवा देखिए, 70 की दहाई बिल्कुल नहीं है और अल्लाह ना करे कि आप 70 की दहाई में वापस। मैं आपको तारीख का हवाला दे रहा था कि इंसान तारीख से सीखता है और बेहतर मनसूबाबंदी करता है। आज दुनिया इस बात की गवाह है कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मुल्क के इदारों को कमजोर करते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारा एक इदारा है जो हमारी पूरी जरूरत है। अंदरूनी जो दहशतगर्दी की जंग थी, जो उन्होंने किरदार अदा किया, जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो किसी से पोशीदा। तो कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कि अगर आप फौज के सिपा सालार को मीर जाफर कहेंगे और फिर क़यादत के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाएंगे, ओवरऑल रैंक एंड फाइल के अंदर डिवाइड पैदा होगी, फिर फौज की उन कुर्बानियों को भी ठेस पहुंचेगी, फौज का मोराल भी डाउन होगा? फिर आप चीजों को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने सिपा सालार को नहीं कहा, उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक कहा। उन्होंने नाम लिया कि किस तरह हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक का हवाला दिया। उन्होंने तारीख का हवाला दिया कि किस तरह बैरूनी कुव्वतें अंदरूनी लोगों को शामिल करके मफादात को नुकसान देती है। देखिए ना, इस वक्त आप सारे का सारा जो अपनी इकोनॉमिक नाकामियां हैं उनका मलबा भी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। जिस वक्त आपकी हुकूमत थी उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे तकरीबन 18 बिलियन डॉलर के ऊपर थे। जिस वक्त आपने हुकूमत छोड़ी है वो 11-12 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गए। तो आप अपनी नाकामियों को मलबा किस तरह फिर फौज पे या एस्टैब्लिशमेंट पर या मुख्तलिफ इदारों पर डाल सकते हैं शाह साहब? बिल्कुल नहीं। IMF ने हमारे जो प्रोग्राम था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सराहा और हकायक सामने आ गए कि हमारे जो मुश्किल फैसले हमने किए, हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की और स्टेबिलिटी के बाद अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 6% और प्रोजेक्शन थी कि अगले साल 7 से 8% ग्रो करेगी। आपकी एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा हो रहा था, आपकी रिमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डबल डिजिट पे हो रही थी। नहीं, देखिए, अगर वाकई ये आपकी हुकूमत की माशी तस्वीर है तो क्या चेंज मेकर्स जो पावर ब्रोकर्स हैं वो ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि वो काम जो आप 3.5 साल में नहीं कर पाए
या 3.5 साल में करने में नाकाम रहे, और वो इस हुकूमत के 2 माह के ऊपर डालकर अब दोबारा आपको अगर हुकूमत दी जाए तो आप माशी सम बिल्कुल दुरुस्त कर लेंगे, उन नाकामियों पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे? ये देखिए इन 2 माह में क्या हुआ, आप इन 2 माह को देखेंगे, $6.5 बिलियन डिप्लीट हुए हैं इन 2 माह में आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऊपर जा रहे थे। अब 2 चीजें हुई जो आप मत भूलिए, और वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं। एक इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल। जब हम कहते थे कि तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही है, तो यही हमारे जो इस वक्त के हुक्मरान है, चाहे पीपल्स पार्टी के हो या नून लीग के, चिराग से थे, क्या बात कर रहे हैं, नाअहल है, मिक्स मैनेज कर रहे हैं। नहीं देखिए ना कुरैश साहब, सवाल मेरा बड़ा सादा सा है ना। मैं तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि खान साहब खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत में हमारे हाथ बंधे हुए थे, ताकत का सरचश्मा कोई और था, फैसले कोई और ले रहा था। तो इसको क्या समझा जाए कि जो उस वक्त बिल्कुल ओन कर रहे थे हर चीज को, आज वो डिनाइल मोड में चले गए, और फिर ये कहना कि जो उस वक्त के फ्लॉज थे, उस वक्त की नाकामियां थी, वो उनके जिम्मेदार खान साहब की हुकूमत नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि वो हैं जो पावर में थे, जो ताकत में थे। अब देखिए ना, एक तो आपकी सवालों में भी एक टिल्ट दिखाई दे रहा है। नहीं दे सके, आप किस तरह कह सकते हैं? मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने को तैयार हूँ, स्टैटिस्टिक्स रखने को तैयार हूँ। नहीं, लेकिन शाह साहब तो करने देना, यही तो मुसीबत है। प्लीज चैनल 24 में थोड़ा सा हौसला पैदा कर ले, थोड़ा सा। मुझे एहसास है आपकी मुश्किलात का एहसास है, दबाव का एहसास है, झुकाव का एहसास है, लेकिन आपने राब्ता किया तो फिर सुन लेना, या तो फोन न करें, अपने मनपसंद लोगों के राग सुन लिया करें। अगर आपने फोन कर ही लिया है तो सुन ले मेरी बात। देखिए अर्ज ये है कि हमें इकोनॉमी मिली थी, $20 बिलियन का होल था, फिस्कल डेफिसिट मुसलसल ऊपर जा रहा था। हमने इसको काबू किया, उसको बेहतर किया, उस होल को प्लग किया, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, और अब ग्रोथ की तरफ जा रही थी। और जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो नहीं कुरैश साहब, मैं बिल्कुल आपको नाराज नहीं करना चाहता। अब नाराज हो गए तो फिर आप 24 न्यूज़ को टाइम नहीं देंगे, आप वैसे ही 24 न्यूज़ पर नहीं आते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपके उस वक्त मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रजीम थी, आपके सर पर हाथ था, तो फिर मामला आखिर बिगड़े कहां पर है? आपकी तो ये बात नहीं है। मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं एक आपसे एक दर्ज करना चाहूंगा कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं बरमला आपके प्रोग्राम में कहने को तैयार हूँ कि जितनी कोऑपरेशन मुझे इदारों से मिली है एज फॉरेन मिनिस्टर, माजी से बरक्स, मैं पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ और दूसरी दफा रहा, बहुत कोऑपरेशन की, अंडरस्टैंडिंग थी, कंसल्टेशन का प्रोसेस था। मैंने खुद भी एफर्ट किया कि जितने हमारे रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज थे, हमारे एक्सपर्ट्स थे, वो भी मैं उनसे मशावरत करता था और मुझे इंस्टीट्यूशनल इनपुट भी मिलता था। चुनाचे हम स्पीकर और मुल्क के मफाद में फैसले करते थे। और आपने देखा बहुत मुश्किल सिचुएशन सामने आई। आपने हिंदुस्तान के साथ मुश्किल सिचुएशन पैदा हुई पुलवामा के बाद। आपने देखा कि अफगानिस्तान की बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, उसके अंदर बेहतरी लाए। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान किया। आपने देखा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ एक रीजनल कनेक्टिविटी का पूरा प्लान मुरतब किया। आपने देखा कि अफ्रीका के साथ एक नई इंगेजमेंट शुरू की। तो ये मिलकर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को तरजीह दी, एक नया। तो कुरैश साहब, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट अगर आपके साथ थी, तो फिर वो सपोर्ट आपकी मुखालिफत में कैसे बदल गई, जिसका तासुर आज आप दे रहे हैं? देखिए हम इदारे पर तनकीद नहीं कर रहे, ये इदारा हमारा है, ये कौमी इदारा है, हम इस इदारे को ओन करते हैं। उसमें जो वहाँ लोग सर्व कर रहे हैं हमारे बेटे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, अजीज हैं, ठीक। इदारा हमारी बका के लिए जरूरी है, मैं ये कह रहा हूँ। और खान साहब हमेशा कहते आए हैं कि मुझसे भी ज्यादा अहमियत रखती है पाकिस्तान की अफवाज, जो मुल्क को यकजा रखे हुए है, क्योंकि बेपनाह बैरूनी खतरात है नंबर 1। तो इसको एक गलत रंग कुछ लोग दे रहे हैं, और मुझे पता है कि रात 12 बजे से स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू हुई है एक रंग देने के लिए। तो हकायक के तो कुरैश साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपका मसला इदारे के साथ नहीं है, फौज के साथ नहीं है, तो फिर आपका मसला क्या शख्सियात के साथ है? और क्या आने वाले दिनों में हम शख्सियात के खिलाफ तनकीद होती हुई देखेंगे? कभी हमारी जंग न किसी शख्सियत से है, न किसी इदारे से है। हमें शख्सियत का भी एहतराम है, हमें इदारे का भी एहतराम है। हाँ, हमें
ये जो एतराज है कि जो मदाखलत, साजिश और मदाखलत, उस पर हमें एतराज था, एतराज है जब हमारे अंदरूनी मामलात में वो इंटरफेयर करता है और जब हमारे यहाँ सियासतदान यहाँ अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए और फिर उसके दवाम के लिए किसी का आलाकार बनते हैं, उस पर हमें एतराज है। और वो हमें तो मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि अगर इदारे से मसला नहीं है, फौज आपकी अपनी है, तो फिर मसला कहाँ पर है? ये इंटरफेयर कौन कर रहा है, किसकी जानिब इशारा करता है? आईन में देखिए, हम समझते हैं कि हर इदारे का और उस इदारे के सरबराह का एक रोल है और आईन ने उसके लिए रोल एक तयन है, मुख्तस किया है। जब इदारे और उनके सरबराहान वो अपना आईनी रोल अदा करते हैं तो फिर पेचीदगियां पैदा नहीं होती। तो आपको लगता है कि नवंबर से पहले हालात ठीक हो जाएंगे या आपको लगता है कि नवंबर के बाद ही मामला दुरुस्त होंगे? देखिए, हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर आप इंतखाबात का डेट का हमें अंदिया दे दे, हम बिल्कुल बैठ के आपके साथ जो इस्लाहात आप चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, उस पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बट हम ये आपके इक़्तिदार को तमाम देने के लिए नहीं, लेकिन एक नए इलेक्शन के लिए, माहौल को साजगार करने के लिए, कानून साजी के लिए अगर कोई हमने रोल प्ले करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद थे। अभी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेंगे, अज़ान मगरिब का वक्फा है, उसके बाद वापस आएंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आलमी साजिश से शुरू होने वाला बयानिया इस वक्त आकर इदारों की मुदाखलत पर अटक गया है और इन दिनों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इस वक्त सारा का सारा फोकस, सारा का सारा एम्फेसिस अपना इदारों के रोल पर रखे हुए हैं। ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं और बावसूख ज़रा ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये तनकीद शिद्दत इख्तियार करेगी और कुछ शख्सियात के नाम भी वो लेना शुरू कर देंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से आज एक प्रोटेक्टिव बेल भी मंजूर करा ली है, यानी उन्हें खदशा भी है कि कुछ चीज़ें उनकी बैकफायर भी करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ वो ये चाह रहे हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं और कुछ लोगों का तो ख्याल ये है कि शायद वो उनकी आजिज़ाना अपील भी ये है कि इदारे मुदाखलत करें और फौरी तौर पर इलेक्शंस कराए जाएँ। लेकिन जिस वक्त उनको ये महसूस हुआ है कि उनकी डिमांड्स मीट नहीं हो रही हैं, तो अब उन्होंने खुलकर तनकीद भी करना शुरू कर दी है। अब इस तनकीद से इदारे की साख किस तरह मुतासिर हो रही है, इससे कौन ज़्यादा नुकसान उठा रहा है, बात करेंगे। इस वक्त जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जय साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि बार बार जब पाक फौज ये कह चुकी है कि हमें सियासत में ना धकेला जाए, सियासत में हमें ना घसीटा जाए, इसके बावजूद इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ बार बार न्यूट्रल्स कभी कहते हैं, कभी मुक़्तदिर हल्के, कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और फिर कभी न्यूट्रल्स को आपको पता है किससे तशबीह देते हैं। तो इससे ओवरऑल इदारे की साख किस हद तक मुतासिर हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि फौज को हर मामले में घसीटना ज्यादती है, चाहे वो खान साहब करें चाहे कोई और करे। ये नून लीग पहले नून लीग करती रही और पीडीएम के लोग भी करते रहे, जगह जगह ये बात करते रहे। तो फौज को बेवजह बगैर सबूत के किसी भी तरीके से किसी चीज़ में अदर देन जो उनकी सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी है या हुकूमत वक्त के अहकामात के तहत, आइन के तहत जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उस पर अगर किसी को कोई इतराज़ है तो ठीक है, बात करनी चाहिए। वरना फौज अगर अपने आप को अलहदा करने की कोशिश कर रही है तो मेरा ख्याल है ये वेलकम साइन होना चाहिए कि फौज को आप अगर, हमारी तारीख में तो ये रहा है कि फौज ने कहीं ना कहीं आपको नजर आती रही है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जिम्मेदारी खुद संभाले और पाकिस्तान के मामलात को सीधा करने के लिए कोशिश करें। अगर कहीं फौज की जरूरत पड़ती है और खुद सियासतदान उनको दावत देकर बुलाते हैं किसी काम के लिए, तो डेफिनेटली आइन के तहत, कानून के तहत फौज। लेकिन जैसे साहब, इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप तो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। मतलब खान साहब तो कभी भी, वो तो इनको चोर कहते हैं, वो करप्ट ज़दा, वो तो इनको गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहते हैं, तो इनके साथ तो बैठने को तैयार नहीं है। अगर सियासत के अंदर इस तरह पॉलिटिकल स्पेस नहीं होगी तो फिर ये जो आवाज़ दी जा रही है कि अल्टीमेटली फिर मुक़्तदिर हल्कों को या इस्टेब्लिशमेंट कह लें या फौज कह लें, इनको आके मुसालियतकार का रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली एंड प्रिंसिपली मैं समझता हूँ फौज को इसमें नहीं आना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, देखिए फौज पाकिस्तान की है, हमारी फौज है और हमारे लिए ही वो इस वक्त बॉर्डरों पर भी हैं जहाँ भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर
जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ये समझती है कि नहीं हो सकता, और हालात ऐसे ढाई पे पहुंच जाते हैं कि बात के बगैर पाकिस्तान को हम आगे लेकर नहीं जा सकते, तो फिर जो भी इदारा या जो भी शख्सियत ये काम कर सके, मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को उसको वेलकम करना चाहिए। तो जैसा साहब देखिए ना कि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन की बात खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, तो ये जो कुछ हुआ उसमें खान साहब ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत में भी इख्तियार हमारे पास नहीं था, इख्तियार तो वही था, ताकत का सरचश्मा इस्टेब्लिशमेंट है। तो क्या अपनी नाकामियों को मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर गिराने की कोशिश करते हैं? फिर देखिए, इससे पहले सिर्फ आप खान साहब की बात ना कीजिए ना, आप उससे पहले ये नून लीग की जो हुकूमत थी वो भी ये बात कर रही थी। जब अपनी नाकामियों का मलबा आप खुद उठाने को तैयार नहीं होंगे तो फिर आपकी नाकामी दीवार पे लिखी हुई है। अपनी गलतियों को तस्लीम करना सबसे पहले एक स्टेप होता है। अगर आप अपनी गलतियां या अपने जो भी आपने काम किया है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या आज पीटीएम की हुकूमत है, ये सब कुछ हमें ये देखना पड़ेगा एज ए कलेक्टिवली। ऑब्वियसली खान साहब अगर ये बात करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज़्यादा जस्टिफाइड है, क्योंकि फौज तो हर वक्त हुकूमत की सपोर्ट में रहती है। हम भी जब थे आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, जब भी हुकूमत ने बुलाया, जिस काम के लिए भी बुलाया, चाहे वो स्कूलों का मसला था, चाहे वो बिजली का मसला था, जहाँ भी बुलाया, फल सफाई तक तो हम लोगों ने की है मिलकर फौज के इस हुकूमतों के आर्डर पर, हुकूमतों के लिए। तो और हमसे क्या एक्सपेक्ट। तो जैसा जब खान साहब खुद वजीर आजम थे तो उस वक्त ये कहते थे कि हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं या हाइब्रिड रजीम है, हमारे सर पर हाथ है, और जो जितनी ताकत उन्हें हासिल है, जितने ताकतवर वजीर आजम वो हैं, उससे पहले नहीं थे। लेकिन अब बिल्कुल बरक्स बयानात आ रहे हैं। तो बयानात में या बयानिए में तब्दीली की वजह आपको क्या दिखाई देती है? देखिए, ये उनका पॉलिटिकल बयानिया है, और पॉलिटिकल बयानिया की वजूहात तो वही बता सकते हैं। मैं चूंकि प्रिवी नहीं हूँ सीक्रेट्स का, मैं तो जिस तरीके से टीवी पे देखता हूँ या अखबार में पढ़ता हूँ या जो दूसरा चीज़ें जराए से मालूम होते हैं, तो मुझे इसका नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे ये मामला बिगड़े इनके। लेकिन ये डेफिनेटली एक स्टेज थी कि जब हम सब ये समझते थे कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है कि तमाम इदारे एक पेज पर मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ है और एक ही तरफ हम पुल कर रहे हैं। और ये बदकिस्मती है कि अगर ये हालात हुए हैं पाकिस्तान के, ऐसे होने नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसको शदीद ज़रूरत है कि हम आपस में मुत्तहिद होकर इत्तफाक से तमाम इत्तफाक़ात को, तमाम जो भी हमारे आपस में वो इश्यूज़ हैं, उनको अब बालाए ताक रख कर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। अगर जितनी ज़रूरत आज है, मेरा ख्याल है शायद इससे पहले मैंने खैर ज़िंदगी में देखे हालात 71 के भी, 70 के भी, पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर तमाम कुव्वतों को क्रॉस द बोर्ड होकर, ठीक है, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, फाइन, लेकिन पीटीआई की हर चीज़ को मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैं पीडीएम को सपोर्ट कर रहा हूँ तो पीडीएम की हर चीज को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसा लास्टली देखिए, आज तहरीक इंसाफ से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे फौज के साथ ताल्लुकात खराब नहीं है, मसला शख्सियात के साथ है। जब कल नून लीग से पूछा जाता था वो कहते थे हमारे इदारे के साथ मसला नहीं है, मसला शख्सियात का है। तो आपको क्या लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या ये अलहदा किया जा सकता है इसको कि शख्सी मसला है, या ये इदारे से इसको कोई ठेस नहीं पहुंचती, इदारे को नुकसान नहीं पहुंचता, इदारे की साख मजरू नहीं होती जब ये बात करके दामन छुड़ाने की कोशिश की जाती है? देखिए, दो बातें हमेशा कभी मत भूलिएगा आप लोग। जंगे कौम लड़ती है, फौज नहीं लड़ती। फौज एक कौम के हाथ में हथियार है और फौज उतनी ही मजबूत होगी जिस मजबूती के साथ कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो। अगर ये रिश्ता कमजोर पड़ेगा, फौज कमजोर होगी, कौम कमजोर होगी, नंबर 1। नंबर 2, फौज पाकिस्तान में अगर आपका अपनी लीडरशिप पे एतमाद जरा सा भी कहीं गड़बड़ होता है तो नुकसान फौज को होगा। फिर नुकसान इनडायरेक्टली तो फौज को, डायरेक्टली नुकसान तो फौज को होगा, लेकिन नुकसान फिर पाकिस्तान को होगा। यही जो लीडरशिप जो बार बार ये बातें कर रही है, इनको इससे इतराज करना चाहिए। आप फौज की लीडरशिप को फौज से कैसे अलग कर सकते हैं? खुदा न खास्ता देखिए, आज अगर जिस तरीके से भारत पर तोल रहा है, आज अगर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फौज ने लड़ना है, किसकी लीडरशिप में लड़ेगी? अगर आप इस लीडरशिप को ही एक मुतनाज़ा बना देंगे फौज को, तो फिर आप बताइए कि फौज के लिए लड़ना कितना आसान होगा। ये आम लोग को बात ये समझ नहीं आ सकती। हमने बाकायदा निशाने पे रखा हुआ है आर्मी की लीडरशिप को, हम ये बात कर रहे हैं, वो कोई भी कर रहा हो। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हम ना अपना भला कर रहे हैं
ना हम फौज का भला कर रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान हम पाकिस्तान का कर रहे हैं। ये तो क्रॉस द बोर्ड तमाम लीडरशिप को ये बात समझनी पड़ेगी। आप अपने सियासी मसाइल को सियासी तौर पे हल करें, और अगर कहीं आप समझते हैं कि आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं और नहीं हो रहे हैं, इस वक्त हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उन पे भी एतराज तो होंगे लेकिन वो मौजूद है इस वक्त, ठीक, वो वफा की अलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आगे चलकर एक और बात की। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च को जो यू टर्न उन्होंने दिया और इसको वाइंड अप किया, असल में सुलह हुदैबिया के साथ इसको तशबीह दे रहे थे कि सुलह हुदैबिया का जो है उसकी वो याद उन्होंने ताज़ा कर दिया है इस लॉन्ग मार्च को वापस लपेट कर। अब ये हवाला कितना अहम है, क्या इसको भी इस्लामिक टच समझा जाए, जिसकी बात कासिम सूरी साहब कर रहे थे इसी कंटेनर पर खड़े होकर उनके कान में? क्या ये भी कासिम सूरी साहब ने उनको कहा था कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फिर ये कह दीजिएगा कि असल में और कोई मामला नहीं था, वहाँ पर कोई असला पहले उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहा, लॉन्ग मार्च को वाइंड अप करके 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद ये कहा गया नहीं नहीं असला बरदार लोग उनके साथ थे, और अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि असल में ये तो सुलह हुदैबिया से इसको तशबीह देनी चाहिए। अब सुलह हुदैबिया का कॉन्टेक्स्ट एक बड़ा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है, और उसके अंदर क्या हुआ था, ऑब्वियसली वो तमाम हमारी इस्लामिक स्टेटेड हिस्ट्री है कि सुलह हुदैबिया के अंदर जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के साथ जो है वो तवाफ़े खाना काबा के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पर मुशरिकीन की तरफ से क्या किया गया। साथ ही साथ खान साहब बातें तो करते सुलह हुदैबिया का, जब वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे, वो वाक़या कोट कर रहे थे, तो हुदैबिया भी ठीक तरीके से नहीं कहा जा रहा था। इसी तरह से आपको याद होगा जब वो ओथ ले रहे थे तो उस वक्त भी कुछ ऐसी इस्लामिक इस्लाहात हैं जो उनसे प्रोनाउंस नहीं हो रही थी। आपको याद होगा वो ओथ का हवाला, अगर नहीं है तो हम आपको याद कराई दिया देते। हैसियत नबीन। अब यही मामला नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जब जब अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं तो वो जहाद की बात करते हैं, वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, और वो इसको तशबीह देते हैं जहाद के साथ। आप देखें कि आज इमरान खान साहब जिस वक्त खिताब कर रहे थे तो उन्होंने हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा, और शेर किस अंदाज में पढ़ा, वो शेर क्या था और कैसे पढ़ा गया, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। एक सजदा जिसको तू किरा समझता है देता है लाखों सजदों से निजात। जब आप एक अल्लाह के सामने सजदा करते हैं आप आजाद हो जाते हैं, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ता। वही मैं चाहता हूँ कि ये थी अल्लामा इकबाल जो कौम चाहते थे, वो कौम बन रही है। अब इंशाल्लाह वो पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। अब प्योर पॉलिटिकल स्ट्रगल को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इस्लाम के साथ जोड़ना, उसमें वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करना और फिर इसको रिलीजियस कार्ड के तौर पर अपने डिविडेंड हासिल करने के लिए यूज़ करना, ये किस हद तक जस्टिफाइड है? और जिस तरह की बातें इस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही हैं, क्या ये ज़ेब देती है आज? क्या ये अनजस्टिफाइड नहीं है? हमारी ख़ासतौर पर पॉलिटिकल जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, क्या उसको उसके साथ इसकी तशबीह दे के किस चीज़ को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई है और आज उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी छोड़ दिया है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सदारती ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म होते ही चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत भी खत्म हो गई है, जिसके बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने ओहदे पर रहने के हवाले से जो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। जबकि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी यही बता रही है उनकी मुद्दत मुलाजमत इस साल जनवरी में ख़त्म हो गई थी। ताहम सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से 2 मजीद 4 माह के लिए ओहदे पर फाइज रहे हैं, उन्हें 4 माह मजीद मिल गए थे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में चेयरमैन नैब मुकर्रर किया गया। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के दरमियान नैब के नए चेयरमैन की तैनाती पर जो कंसल्टेशन है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसके अलावा साबिक हुक्मरान जमात ने नैब ऑर्डिनेंस में कुछ तरामीम की थी, मगर ऑपोजिशन ने इस कानून साजी पर इत्तफाक नहीं किया था, जिस वजह से उस वक्त की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते हुए मौजूदा चेयरमैन को अपना काम करने को कहा था। अब इमरान खान की हुकूमत जाने और इत्तेहादियों की हुकूमत आने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम कर ली हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जाने के बाद अब नैब का पुराना कानून बहाल हो जाएगा, जिसके तहत सिर्फ वक्ती तौर पर उमूर डेप्यूटी चेयरमैन संभाल सकते हैं, और नया कानून मंजूरी के बाद गुज़श्ता जुमे के रोज़ सदर ममलिकत आरिफ अलवी के पास मौजूद है। अगर सदर ममलिकत इस कानून पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं करते और कोई एतराज़ लगाकर वापस भेज देते हैं
तो वफाकी हुकूमत ने पहले इस ज़मन में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर रखा है। समरी वापस आने की सूरत में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब का नया कानून, इंतखाबी इस्लाहात का कानून दोबारा पास करवा कर ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा। साथ ही साथ हुकूमत चेयरमैन नैब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मकबूल बाकर को बतौर चेयरमैन नैब मुकर्रर करने से मुताल्लिक भी मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं, और खबरें ये भी हैं कि हुकूमत इस वक्त 5 नामों पर गौर कर रही है, जिसमें 2 साबिक जज, 2 साबिक पुलिस अफसरान और 1 साबिक ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून से एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के बाद नैब के नए चेयरमैन से मुताल्लिक पूछा गया एक सवाल है जिसमें चेयरमैन नैब कौन और कैसा होगा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने किसी पर झूठे केसेस नहीं बनाने, ना ही मुखालिफिन को निशाना बनाना है। ऐसा शख्स होना चाहिए जो मेरिट पर फैसले करे, ऐसा चेयरमैन चाहिए जो फेस को नहीं बल्कि केस को देखे, कौम के पैसों का हिसाब किताब जरूर होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर आई, मीडिया से बात करते हुए क्या कह रही थी? अगर प्रोड्यूसर आपके पास वो शॉट रेडी है तो वो शॉट भी प्ले कर दीजिएगा। और अगर बात की जाए नैब की बतौर गंदगी, तो नैब हर दौर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम उस पर लगता रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग का इल्ज़ाम फेस करता रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, जरा वो आपके सामने रखते हैं। चलिए, मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि वो क्या कह रही थी। अब साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन का या विच हंटिंग का जो तासुर है, उसको तकवीत मिलती रही थी कि नैब हुकूमती इमा पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के कायदीन के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रहा है। इसी असना के दौरान मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, वफाकी वज़रा खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। तो इन मुकदमात में नैब एक पैसे की भी रिकवरी नहीं कर सका। जैसे सिताए जावेद इकबाल ने जब साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात शुरू करने का इंदिया दिया, तो इसके बाद कुछ अरसे के बाद ही उनकी एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें वो एक खातून के साथ काबिल एतराज़ गुफ्तगू कर रहे थे। इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद उस वक्त की हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली तहकीकात अभी तक सर्द खाने में पड़ी हुई है और उसकी भी कोई आउटकम नहीं निकल सकी। अब जब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक कानून आ रहा है जिसमें नैब के कवानीन में बहुत सारी तरमीम हो जाएंगी, तब्दीलियाँ हो जाएंगी सतह पाकिस्तान के दस्तखत के बाद, तो क्या नैब के विंग्स क्लिप हो जाएंगे और फिर जो नया चेयरमैन नैब आएगा क्या वो भी उसी डगर पर चलेगा जिस पर साबिका चेयरमैन नैब चलते रहे? ऐसे बहुत सारे सवालात अभी मौजूद हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इसी रजीम के दौर में हुआ है, मखलूत हुकूमत ने किया है और एक कॉमनर को एक जोरदार झटका लगा है, वो किस डोमेन में, किस सेक्टर में हुआ है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।